हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मनीष चैनल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन, जिसे हम बोलते हैं अनुवादन। तो ये जो केंद्रीय सिद्धांत था उसका अगला वाला भाग है। तो आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि अनुवादन होता क्या है और इससे क्या होता है, यानी अपने जो कोशिका होती है उसमें अनुवादन से क्या फ़र्क पड़ता है, यह हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको ये अनुवादन है या जो ट्रांसलेशन है वो पूरी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बोलते हैं पहले ट्रांसलेशन यानी अनुवादन की। यह अनुवादन हम बोलते हैं किसको है। तो अनुवादन हम किसको बोलते हैं कि एमआरएनए में जो उपस्थित जो आनुवंशिक सूचनाएं होती है, यानी जो एमआरएनए में आनुवंशिक सूचनाएं उपस्थित होती है उसको कोशिका द्रव्य से प्रोटीन में संश्लेषण होने की क्रिया को हम क्या बोल देते हैं, अनुवादन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, जो एमआरएनए होता है वो कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है, यानी जो एमआरएनए वो किस में है, कोशिका द्रव्य में स्थित है। उस कोशिका द्रव्य से जो एमआरएनए है उनसे प्रोटीन जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं उनको प्रोटीन में संश्लेषण होने की क्रिया को ही हम क्या बोल देते हैं, अनुवादन बोल देते हैं। जो ये इस अनुवादन में क्या होती है, जो अनेक जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। यानी क्या होता है, इसमें जो नाइट्रोजन सार्क होते हैं, नाइट्रोजन सार्कों का जो त्रिक अनुक्रम होता है ना, वो क्या होता है, जो अमीनो अम्लों के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में ये परिवर्तित हो जाए। जो नाइट्रोजन सार्क होते हैं वो उसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में चेंज हो जाते हैं। जो अनुवादन की जो अपनी क्रिया है, यानी जो अब अनुवादन की जो पूरी स्टेप्स है वो किन किन चरणों में हम संपन्न कर सकते हैं, यानी कितने स्टेप्स में हम उसको संपन्न कर सकते हैं। तो वो जो चरण है वो हम देख लेते हैं, जो स्टेप्स है वो देख लेते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर आता है अपने पास अमीनो अम्लों का सक्रियण, यानी जो अपने पास जो एमआरएनए या जो अपनी कोशिका है उसमें जो जितने भी अमीनो अम्ल है पहले उनका हम सक्रियण करेंगे, यानी उसको एक्टिवेशन करेंगे, यानी अमीनो अम्लों को हम सक्रिय करेंगे। सेकंड नंबर पर आएगा अपने पास अमीनो अम्ल, जो अमीनो अम्ल है उनका टीआरएनए के साथ जुड़ना। थर्ड पॉइंट आएगा अपने पास पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभ, यानी जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है उसका जो आगे का जो निर्माण होता है उसका प्रारंभन करेंगे, उसके बाद उसका दीर्घीकरण और उसके बाद उसका समापन कर देंगे, जिससे क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण पूरा हो जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स, पहले शुरू करते हैं एमिनो अम्लों का सक्रियण। तो हम ये पॉइंट ले सकते हैं। तो पहले अपने पास आता है कि कोशिका द्रव्य में जो एमिनो अम्ल क्या होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। जो एमिनो अम्ल है इसका हम इसमें सक्रिय यानी उनको सक्रिय करने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, जो एमिनो अम्ल है वो पहले से क्या होता है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं, लेकिन क्या होता है, ये सक्रिय रूप में नहीं पाए जाते हैं, ये निष्क्रिय अवस्था में ये पाए जाते हैं। इसलिए इनको ये क्या होते हैं, जो एटीपी की उपस्थिति में जो एमिनो अम्ल है वो एटीपी की उपस्थिति में जो एमिनो एसाइल सिंथेटेड एंजाइम है उसकी उपस्थिति में क्या करता है, ये एएमपी संकुल का निर्माण कर लेता है। यानी क्या करता है, जो एमिनो अम्ल होता है वो एटीपी की उपस्थिति में तथा जो एमिनो एसाइल सिंथेटेड एंजाइम होता है ना उसकी उपस्थिति में ये एमिनो अम्ल एएमपी संकुल का निर्माण कर लेता है, जिससे क्या होता है, ये सक्रिय हो जाता है। और जो इसमें जो पायरोफॉस्फेट होता है वो मुक्त हो जाता है। इसके साथ में बाइल प्रोडक्ट के रूप में जो पायरोफॉस्फेट है वो मुक्त हो जाता है। और जो ये अपनी जो ये क्रिया होती है यानी एमिनो एसाइल सिंथेटेड एंजाइम की जो उपस्थिति में हो रहा है उसके साथ साथ ये जो क्रिया होती है वो क्या होती है, मैग्नीशियम तत्व की उपस्थिति के कारण भी ये संपन्न होती है, यानी इसमें मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है इस क्रिया में। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, जैसे अपने पास ये वाला है, ये है एमिनो अम्ल। क्या है, एमिनो अम्ल जो एटीपी की उपस्थिति में, यानी एमिनो अम्ल जो एटीपी के साथ जुड़ रहा है, किसके साथ, यानी जो एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम और जो अपने पास ये वाला है मैग्नीशियम एंजाइम यानी तत्व है, इसकी उपस्थिति में ये अपने पास क्या करता है, जो अपने एमिनो अम्ल जो एमिनो एसाइल एएमपी संकुल है इसके रूप में ये परिवर्तित हो जाता है। और साथ में क्या होता है, पायरोफॉस्फेट इसमें मुक्त हो जाता है। अब अपने पास सेकंड पार्ट था इसका अमीनो अम्ल का टीआरएनए के साथ जुड़ना, यानी जो सक्रिय अमीनो अम्ल है उसको हम अब टीआरएनए के साथ जोड़ने वाले हैं, जिससे क्या होता है, जो प्रोटीन के संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ जाती है। तो हम देख लेते हैं, यानी इस क्रिया में क्या होता है, जो सक्रिय अमीनो अम्ल होते हैं उनको हम टीआरएनए के साथ जोड़कर क्या करता है, ये अमीनो अम्ल टीआरएनए का निर्माण कर लेता है। यानी इस क्रिया में क्या हो जाता है, जो सक्रिय अमीनो अम्ल है वो टीआरएनए के साथ जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद क्या होता है, ये अमीनो अम्ल टीआरएनए का निर्माण कर लेता है, यानी दोनों एक कॉम्प्लेक्स के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, एक दूसरे से ये जुड़ जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो एमिनो एसाइल जो एएमपी संकुल है ना वो तो अलग हो जाता है, यानी जो सक्रिय अमीनो अम्ल था उससे एमिनो एसाइल जो एएमपी संकुल है वो तो अलग हो जाता है, और जो सक्रिय एंजाइम होता है वो भी इससे अलग हो जाता है और ये टीआरएनए के साथ ये जुड़ जाता है। तो देख लेते हैं, इसमें जो अपने पास ये है एमिनो एसाइल जो ये एएमपी संकुल है और ये
ये क्या है, टीआरएनए के साथ ये जुड़ रहा है। किसकी उपस्थिति में ये जुड़ रहा है? एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में ये एमिनो एसाइल एमपी संकुल टीआरएनए के साथ जुड़ रहा है। इसके बाद क्या होता है, जो एमिनो एसाइल जो टीआरएनए है, यानी एमिनो अम्ल टीआरएनए का तो निर्माण हो गया। इसके बाद जो एसाइल एएमपी संकुल है वो भी अलग हो जाता है और जो सक्रिय एंजाइम है वो भी अलग हो जाता है और क्या बन जाता है? एमिनो अम्ल टीआरएनए का निर्माण हो जाता है। जैसे कि अपने पास ये डायग्राम है, तो ये अपने पास है टीआरएनए का डायग्राम है। क्या है इसका? यानी टीआरएनए का डायग्राम है। तो इसमें क्या होता है, अब इसमें एमिनो अम्ल यहाँ पर आके जुड़ जाता है, यानी जो इसकी भुजाएं वाली ये ऊपर की एक्सेप्टर भुजा है यहाँ पर आके एमिनो अम्ल जुड़ जाते हैं, यानी सक्रिय एमिनो अम्ल यहाँ पर आके जुड़ जाते हैं। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? एमिनो अम्लों का टीआरएनए के साथ जुड़ना, यानी सक्रिय एमिनो अम्ल है ना, वो यहाँ पर आके जुड़ जाते हैं। अब अपने पास अगला टॉपिक है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभन, यानी जो अब श्रृंखला आगे बढ़ेगी, यानी जो चेन आगे बढ़ने वाली है उसका प्रारंभन करने वाले हैं। प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसका प्रारंभन हम करने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा, जो अनुवादन, जो अपने पास ये जो क्रिया है क्या है, ये अनुवादन चल रही है। तो जो ये अनुवादन है इसके इस चरण में क्या होता है, जो 5 एंड से 3 एंड युक्त जो एमआरएनए कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है, हमको पता है। जो एमआरएनए है उसकी जो ध्रुवता होती है वो 5 एंड से 3 एंड की ध्रुवता की ओर होती है। तो जो ये एमआरएनए होता है वो क्या होता है, जो कोशिका द्रव्य है उसमें ये उपस्थित होता है, ये आनुवंशिक सूचनाओं युक्त होता है। ये क्या करता है, आनुवंशिक सूचनाओं को कोशिका द्रव्य में ये लाता है केंद्रिका से। तो इसमें क्या होता है, जो एमआरएनए होता है ना, उस एमआरएनए पर राइबोसोम, इसमें क्या होता है, जो एमआरएनए है ना, इस एमआरएनए पर राइबोसोम की जो छोटी उप इकाई होती है, यानी जो प्रोकैरियोट कोशिका में 2 उप इकाई होती है, 30S और 50S, ये 2 उप इकाई होती है। तो इसमें जो छोटी उप इकाई होती है 30S, ये क्या होती है, राइबोसोम जो एमआरएनए होता है उस पर आकर ये जुड़ जाती है 30S। अब इसके बाद में क्या होता है, जो 30S जो आरएनए है, ये जो राइबोसोम है वो क्या होता है, एमआरएनए पर जुड़ गया। इसके बाद में क्या होता है, जो 30S उप इकाई है राइबोसोम की, उस पर क्या होता है, जो राइबोसोम की जो बड़ी उप इकाई होती है वो भी आकर ये 50S आरएनए इकाई ये भी क्या होती है, इस पर आके जुड़ जाती है। इसमें छोटी उप इकाई से ये बड़ी उप इकाई आके जुड़ जाती है। इसके बाद क्या होता है, ये दोनों मिलकर क्या होती है, एक पूर्ण राइबोसोम का निर्माण कर लेती है। क्या होती है, जो 50S और जो 30S है दोनों मिलकर क्या होती है, एक पूरे राइबोसोम का निर्माण कर लेती है। और क्या होती है, जो प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो आगे की तरफ बढ़ने लग जाती है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभन बोल रहे हैं हम। क्या होता है, इसमें जो प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो आगे प्रारंभ हो जाती है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख लेते हैं, ये है अपने पास एमआरएनए की जो 5 एंड से 3 एंड सिरा की और इसकी ध्रुवता पाई जाती है। ये अपने पास है एमआरएनए। इसमें क्या होता है, यूरेसिल पाया जाता है, इसमें थायमिन नहीं पाया जाता, आपको पता है। तो ये है अपने पास छोटी उप इकाई, यानी राइबोसोम की छोटी उप इकाई है 30S। इससे ऊपर क्या जुड़ जाती है, यानी इससे जो 30S उप इकाई है इसी से क्या होती है, उसकी बड़ी उप इकाई 50S आगे जुड़ जाती है और क्या कहती है, पूर्ण राइबोसोम का निर्माण कर लेती है। और जो क्या होती है, धीरे धीरे आगे 3 एंड सिरे की ओर ये राइबोसोम आगे चलता जाता है और क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण ये प्रारंभ कर देता है। अब है अपने पास पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण। दीर्घी मतलब ये आगे चला जाएगा, यानी आगे बढ़ता जाएगा, ये 3 एंड सिरे की ओर चलता जाएगा। ये राइबोसोम और प्रोटीन का संश्लेषण आगे लगातार शुरू होता रहेगा। तो हम देख लेते हैं, जो एमआरएनए पर जो पूर्ण राइबोसोम का निर्माण हो जाता है, यानी अब क्या होता है, जो पहले हमने देख लिया था कि एमआरएनए का पूर्ण रूप से ये निर्माण हो गया था। अब इसके बाद में क्या हो जाता है, जो राइबोसोम की जो बड़ी उप इकाई है उसमें भी क्या होता है, 2 स्थल पाए जाते हैं। कितने स्थल? 2 स्थल पाए जाते हैं। ये 2 स्थल क्या करते हैं, इसमें एक स्थल होता है इसमें ए स्थल और सेकंड स्थल होता है पी स्थल, जिसे हम ए स्थल है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एमिनो अम्ल स्थल भी कहते हैं। यानी जो ए स्थल है इसको हम एमिनो अम्ल स्थल भी बोल सकते हैं। इस स्थल पर क्या होता है, एमिनो अम्ल जो टीआरएनए है वो आकर जुड़ जाता है, यानी जो एमिनो अम्ल युक्त जो टीआरएनए था अभी पास अपने पास सक्रिय एमिनो अम्ल युक्त जो टीआरएनए है वो क्या होता है, इस ए स्थल पर आके जुड़ने का कार्य करता है। सेकंड था अपने पास पी स्थल। इस पी स्थल में क्या होता है, इसे हम पेप्टाइड स्थल भी बोलते हैं। यानी जो अपने पास पी स्थल है इसे हम क्या बोल सकते हैं, पेप्टाइड स्थल भी कह सकते हैं। और इस स्थल पर क्या होता है, जो एमिनो अम्ल है वो पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में, यानी इसमें एक एंजाइम है पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम, तो इसकी उपस्थिति में क्या करते हैं, ये एमिनो अम्ल ये पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े हुए पाए जाते हैं। यानी जो इस स्थल पर जो पी स्थल है उसमें ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में
पेप्टाइड बंध के द्वारा एमिनो अम्ल एक दूसरे से जुड़े हुए पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो एक एमिनो अम्ल है उसका एक जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है वो दूसरे एमिनो अम्ल के जो NH2 यानी एमिनो समूह होता है उससे पेप्टाइड समूह के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। यानी इसमें जो एमिनो अम्ल होते हैं, अलग अलग एमिनो अम्ल होते हैं, तो उसका एक सिरा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से जुड़ा होता है और सेकंड सिरा होता है वो एमिनो यानी NH2 समूह से ये जुड़ा हुआ होता है, यानी पेप्टाइड समूह के द्वारा ये जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार जो पूर्ण राइबोसोम होता है उसमें mRNA से 5 एंड सिरे से 3 एंड सिरे की ओर गति करता है। यानी जो पूर्ण राइबोसोम हो गया जिसमें दोनों उप इकाई है वो दोनों आगे 5 एंड से 3 एंड सिरे की ओर ये आगे गति करते रहते हैं। ये पूर्ण राइबोसोम यानी प्रोटीन का संश्लेषण आगे होता रहता है तथा कोडिंग डीएनए को अमीनो अम्लों में परिवर्तित कर देता है। यानी जो कोडिंग डीएनए होता है उसको एमिनो अम्ल में यह परिवर्तित करता रहता है और क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य प्रारंभ होने लगता है। तो जीवों में जो अनुवादन की प्रक्रिया होती है, हमको ये पता होना चाहिए जो अनुवादन की जो प्रक्रिया होती है वो कौन से एमिनो अम्ल के द्वारा है, यानी कौन से जो प्रारंभिक कोडोन है उनके द्वारा है, कौन से प्रारंभिक कोडोन के द्वारा ये अनुवादन की क्रिया शुरू होती है। तो हमको पता है AUG, जिसको हमने पहले भी अपने ट्रांसक्रिप्शन में देख लिया था। तो AUG का नाम है हम मिथियोनिन एमिनो अम्ल। तो इससे क्या होता है, जो प्रारंभ जो अनुवादन की जो क्रिया होती है वो प्रारंभ हो जाती है, यानी शुरू हो जाती है। जैसे कि अपने पास ये एक डायग्राम है, ये पूर्ण राइबोसोम है, इसका जो A स्थल है उस पर ये tRNA यानी सक्रिय एंजाइम जो एमिनो अम्ल ये इस पर सक्रिय एमिनो अम्ल ये जुड़े हुए हैं और ये हो गया अपने पास tRNA। तो ये क्या होता है, इस A स्थल से जुड़े हुए होते हैं और जो ये P स्थल है इस पर पेप्टाइड स्थल बोलते हैं, जिसमें पेप्टाइड श्रृंखला की चेन जुड़ी हुई रहती है इस स्थल से। अब है अपने पास अगला टॉपिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन। यानी अपने पास अब क्या हो गया, जो अपना जो प्रोटीन संश्लेषण का जो कार्य चल रहा था उसका हम समापन करने वाले हैं। क्या है, उतनी देर में तो ये प्रोटीन का निर्माण हो चुका है, अब इसको समापन करना भी इसका जरूरी है। तो हम देख लेते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, इस वीडियो को पूरा जरूर देखते रहना, जिससे क्या होगा आपको अनुवादन की जो प्रक्रिया है वो आसानी से समझ में आ जाएगी। इसको आप रटने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो mRNA होता है उस पर राइबोसोम 3 एंड सिरे से अमीनो अम्लों का संश्लेषण करता रहता है। यानी जो mRNA होता है उसके 3 एंड सिरे पर यह लगातार क्या करता रहता है, अमीनो अम्लों का संश्लेषण करता रहने, प्रोटीन का संश्लेषण ये लगातार करता रहता है। इसके बाद क्या होता है, जो 3 एंड सिरे पर यानी समापक कोडोन आ जाते हैं। अब यानी लगातार ये तो प्रोटीन का संश्लेषण यानी अमीनो अम्लों का संश्लेषण कर रहा है, लेकिन क्या होता है इसके बाद ये लास्ट में इसके जो 3 एंड सिरा है उस पर समापक कोडोन आ जाते हैं। तो हमको पता है समापक कोडोन 3 प्रकार के थे, RK, अम्बर और ओपन, जिसमें UAA, UAG और UGA इसके द्वारा हम इनको व्यक्त करते हैं। तो ये 3 एंड सिरे पर ये समापक कोडोन आकर जुड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है वो रुक जाती है और प्रोटीन का निर्माण ये संपन्न हो जाता है। तो ये है अपने पास पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन। तो ये अपने पास हो गई, जो अनुवादन है प्रोटीन का निर्माण है वो पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को पूरा देखते रहना। थैंक यू फ्रेंड्स।